मौसम का पारा चढ़ता जा रहा है, साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान भी तेज़ है और हम इस वक्त लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर हैं और यहाँ चाय की दुकान सजी हुई है। चाय में उबाल है और चाय बनकर तैयार है। इंतज़ार है 4 जून का, जब सरकार बनेगी तो हम चाय वाले भाई साहब से समझना चाहेंगे कि उनके लिए कौन सा मुद्दा है और कौन सी सरकार उनके हिसाब से विकास के लिए ठीक साबित होने वाली है। चुनाव का मुद्दा, पहली चीज़ तो महंगाई बहुत है और दूसरी चीज़ हम लोग मध्यम परिवार के लोग हैं और अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और फीस इतनी महंगी होती चली जा रही है स्कूलों की कि जिससे हम लोग को पढ़ाना और अपनी दिनचर्या चलाना मुश्किल सा हो गया है। चाय वाले भैया ने बताया है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। यहाँ पर चाय के और तलबगार बैठे हुए हैं। हम पहले इनसे समझ लेंगे कि मुद्दे क्या हैं, फिर उस पर चर्चा हम करेंगे। तो हम एक एक से समझना ही चाहेंगे कि भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है चुनाव में? मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी है और शिक्षा सरलीकरण होना चाहिए, ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम है और सरकारों की अपेक्षा जो है सबसे बेहतरीन जो है सुरक्षा व्यवस्था आजकल है। महंगाई और सुरक्षा व्यवस्था, इनके लिए मुद्दा है। आपके लिए? भय मुक्त सरकार और दंगा मुक्त सरकार हमें चाहिए, जो हमको रात में भी अगर 12 बजे भी कहीं से आ रहे हों तो हमें भय न लगे। हमारे साथ जो हमारी घर वाले चल रहे होते हैं उनको ये आशंका रहती है कि कहीं किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। हमारी सरकार से यही आशा है और हम यही चाहते हैं कि साथ साथ शिक्षा में भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षा में जो फीस जो बेतहाशा बढ़ाई जा रही है उसको कंट्रोल करे गवर्नमेंट। हमारी तरफ से यही मेन रहेगा मुद्दा। शिक्षा, महंगाई और भयमुक्त समाज, इसके अलावा कोई मुद्दा? चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए और लोगों को बहुत ही अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा है? मेरे लिए पेंशन का मुद्दा है। पेंशन का मुद्दा, ओल्ड एज स्कीम तो लागू होना चाहिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी फ्यूचर के लिए आगे होना चाहिए। और जो भी पब्लिक सेक्टर में नौकरी करके पुराने लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनको बहुत ही कम पेंशन मिलती है। 2,000 किसी को मिल गया, किसी को 1,000 मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, जो कि आज के युग में चलाना, क्योंकि इतनी सारी, कोई बीमार हो जाता है, उसके घर में कोई परिवार का या उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो उसको फ्यूचर में कैसे वो सर्वाइव करेगा, कैसे खाना पीना करेगा अपना। तो इस संबंध में सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार चुन करके आती है, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए अवश्य ही इस चीज़ को सोचे समझे आगे बढ़ाए, क्योंकि इनको भी पेंशन की ज़रूरत है। जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग करके निकल गए हैं, कुछ लोग कर चुके हैं और जिन आने वाले जो कर रहे हैं उनके लिए भी तो फ्यूचर में कुछ होना चाहिए। मुद्दा देखिए, आज की डेट में सबसे अच्छा है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में आज भी सुबह से आप जाइए तो लाइन में लगे रहेंगे। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, आप सुबह जाके मेडिकल लाइन में देखिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होने के बावजूद 4-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं। तो अगर हॉस्पिटल बढ़ चुके हैं, सब चीज़ें बढ़ चुकी, तो पेशेंट लाइन में क्यों हैं? ये हमारे लिए मेन है। सरकार कहती है कि जो उत्तर प्रदेश में जो बीमारू व्यवस्था थी उसको वो पटरी पर लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अपेक्षाएं हैं कि अभी और व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। और कुछ लोग और हैं हमारे साथ, तो हम उनसे समझेंगे। भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा बड़ा होना है? जी, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। 500 साल की जो गुलामी थी उसकी समाप्ति किया है सरकार ने, और मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का इस चुनाव का। भाई साहब, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का ये है कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन जैसे जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ को काट के जिस तरीके से रोडें बन रही हैं, NH में तब्दील हुई जा रही हैं, सरकार को कुछ ना कुछ ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। भारत के अंदर विदेश से इतना स्क्रैप आता है, इतनी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे डिस्पोज किया जाता है उनको। और हमारे जैसे हमारे बगल के जो नेबर कानपुर के अंदर इतना गंगा जी को प्रदूषण किया जा रहा है, सिर्फ दिखावे भर का है कि वहाँ पे रिफाइनरी लगा दी गई हैं, चीज़ें कर दी गई हैं, रिफ़ाइन किया जा रहा है चीज़ों को, लेकिन वास्तविकता में अगर उसको जाके देखा जाए तो प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी देश का युवा हो, युवा उस देश का भविष्य होता है। एक युवा अपने जीवन के तकरीबन आधे से ज़्यादा समय पढ़ाई करने में और तैयारी करने में निकाल देता है। जब वो
पढ़ाई करके तैयारी करके कहीं अप्लाई करता तो उसके बाद पेपर लीक जैसे मुद्दे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप माफियाओं को सज़ा दे सकते हो लोगों का शोषण करने के लिए, तो जो लोग पेपर लीक करते हैं या लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ ऐसा इलाज होना चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा है इस देश के अंदर महंगाई का। महंगाई अन्य देशों की अपेक्षा के मुकाबले देखा जाए तो भारत में अभी काफ़ी नियंत्रित है, लेकिन ये थोड़ी और कम होनी चाहिए। हमारी कंज्यूमिंग पावर काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से हमारे देश में महंगाई कम होनी चाहिए। तो ये 2 मुद्दे मेरे लिए मुख्य होंगे। महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा व्यवस्था, इसके अलावा जो मुद्दा निकल के आया वो राम मंदिर का भी था, जिस पर लोगों ने कहा है कि एक बड़ा मुद्दा चुनाव में होने वाला है। तो भाई साहब, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और विपक्ष कहती है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया आनन फानन में, केवल चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी की गई। आपको क्या लगता है? जी, विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं सकता। विपक्ष ने क्या किया इसके लिए? ये 500 साल की गुलामी का जो कलंक था वो इस सरकार ने ख़त्म किया है। तो हमारे पास राम मंदिर, और यही नहीं, आप विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, आप काशी जाइए और वहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी का आप दर्शन करके देखिए, कितना शानदार कॉरिडोर बना रखा है। तो सरकार का जो है ये जो धार्मिक मुद्दा है, जो चीज़ें हैं वो सर्वोपरि हैं। राम जो है मंदिर हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के लिए। धर्म की जो राजनीति हो रही है, चाहे पार्टी कोई भी हो, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। तो ये जो धर्म और राजनीति दोनों साथ में चल रहे हैं, इसको किस तरह से देखिए, धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बाकी जो है धर्म अलग और राजनीति ऐसा नहीं कर सकते। तो जो विपक्ष है, जो आरोप लगाता है भाजपा पर कि ये लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, वो बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही होता तो आज भारत जो है, भाजपा जो है अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। हर वर्ग भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। किसी भी योजनाओं में, चाहे वो राशन हो, चाहे मकान हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सबको समान रूप से अवसर मिल रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कोई वर्ग, कोई जात, कोई धर्म नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है आज की तारीख में। इनके हिसाब से तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ कि जो भी भाजपा इस वक्त जिस तरीके की पॉलिसीज़ ला रही है वो आम जनता के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जैसे कि किसी भी देश की जो जीडीपी है वो 4 चीज़ों पर बेस करती है, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्निकल। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन चारों पैमानों पे बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इनको इन्वायरमेंट के बारे में भी बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक विकसित देश तभी कहलाता है जहाँ पर सांस लेने की और जहाँ पे प्रदूषण कम हो, चीज़ें कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। तो चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं। और जैसा रहा राम मंदिर का मुद्दा, जैसे भाई साहब ने ये बताया, मेरा ये कहना है कि आपका मैम ने ये आपने बोला कि यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण करी भी गई और वहाँ पे राम मंदिर बनाया तो यहाँ की सरकार ने और माननीय न्यायालय ने एक बाकायदा ज़मीन दी मुसलमानों भाइयों को हमारे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य मस्जिद भी बनने जा रही है, जो करोड़ों रुपया वो लोग अपने पास से ला के उसको लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है या राजनीति का? मैम देखिए, सबसे पहले ये धर्म का मुद्दा था, लेकिन इसको राजनीतिक कहीं ना कहीं रूप दिया गया है। इस मुद्दे का भारत के लिए सुलझना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। इस मुद्दे के सुलझने के साथ ही अब कहीं ना कहीं देश में जो चुनाव होंगे वो धार्मिक रूप से नहीं होंगे। देश में विकास, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था और एक पारदर्शी सरकार को चुनने के लिए चुनाव होंगे। जो कि मेरा ऐसा मानना है कि ये मुद्दा अगर जो सुलझना कहीं ना कहीं वाकई में, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 500 साढ़े 500 वर्षों का एक संघर्ष था, वो समाप्त हुआ है। ये बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये मुद्दा सुलझना देश के लिए काफ़ी आर्थिक रूप में और सामरिक रूप से भी देश के लिए बहुत ही उन्नतवान रहा होगा। 500 वर्षों का जो इंतज़ार था वो पूरा हुआ है और अब संघर्ष है 2024 की लड़ाई और लक्ष्य तय किया गया है 400 पार का। तो दादा क्या लगता है, 400 पार होगा? अब इसके बारे में तो बता नहीं सकते कि 400 पार अभी सस्पेंस में है। अब इसके बारे में तो बता नहीं सकते कि 400 पार अभी सस्पेंस में है। वही हो भी सकता है कि वो 400 पार जीत भी जाएं, लेकिन जो चीज़ सस्पेंस में है उसके लिए तो हम कह नहीं सकते। जीत भी सकते हैं। जीतेंगे तो किस मुद्दे पर? अगर ये लक्ष्य नहीं भी पूरा हुआ किसी भी वजह से, तो कौन सा मुद्दा होने वाला है?
देखिए, मुद्दा तो मेन जो है बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे है। बच्चे जो है पढ़ लिख करके नौकरी उनको मिल नहीं रही है और न कोई ऐसा साधन है कि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सच्ची बातों का हृदय में धारण कर लेना ही धर्म कहलाता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म के द्वारा व्याधियों का हरण होता। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म के द्वारा जो है ग्रहों की शांति होती। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म के द्वारा शत्रुओं का हरण होता है। धर्मेण हन्यते पापभ्यत्, धर्म के द्वारा पापों का नाश होता है। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय। चुनाव में क्या नजर आ रहा है? चुनाव में यही नज़र आ रहा है, सब तरफ आदमी राममय हुआ है और हर आदमी ये चाहता है अब की बार 400 पार। जो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी यही नारा दिया हुआ है। वो ये चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। कि व्यक्ति द्वारा जो अगर सरकार आएगी तो वो अपने खुले मन से आपको वो व्यवस्था देंगे जो वो चाहते हैं। जो उनका विज़न है 2024 का, वो सबके सामने उन्होंने बिल्कुल मतलब क्लियर रखा हुआ है कि हम इसको करके दिखाएंगे। और 2047 तक का जो हमारा विज़न बनाया है कि अब की बार जो मेन है वो हम अपनी व्यवस्था को लेके आएंगे, सबसे सर्वोपरि रखेंगे। ये मेन उनका मुद्दा है। अब की बार 400 पार जो योगी जी का मिशन है, 80 यूपी में 80 के 80, तो ये यूपी में 80 के 80 आने हैं। मोदी जी तीसरी बार बनना है, ये पूरा विज़न क्लियर है। और 101% 400 पार आना है। जैसे बच्चा पढ़ाई करके अपनी पूरी किताब को पढ़ लेता है एक तरीके से, इसी तरह मोदी जी ने पूरे देश की जनता के मन को पढ़ लिया है। तो भाई साहब ने तो कहा कि मोदी जी ने भारत का जो लोग हैं उनके मन को पढ़ लिया है। आपके मन को पढ़ पाए कि नहीं? बिल्कुल पढ़ पाए हैं और ये 400 पार आना ही है। और आने वाले टाइम में मतलब हम तो यही कहेंगे कि आजीवन यही रहेंगे दोनों। और योगी जी ने जो भयमुक्त प्रदेश बनाया है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उसके लिए हम सबकी सराहना करते हैं और हम लोग तहे दिल से मोदी जी और योगी जी के साथ में हैं। मोदी जी को तो आपने आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। अखिलेश जी, राहुल जी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? जो इन्होंने किया अच्छा किया, इसलिए ये आएंगे, बस यही कहेंगे और कुछ। इन लोग ने क्या किया? उन लोगों ने भी जो किया वो ठीक किया था और जो कुछ कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। उन लोगों ने भी जो किया वो ठीक किया था और जो कुछ कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। साइकिल की जो रफ्तार होगी चुनाव में, वो कहाँ तक पहुँचे? साइकिल रफ्तार तो अब इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। और जो हाथ का साथ है वो कितना आगे तक लेकर जाने वाला है? वो समय ही बताएगा। जब 400 पार आएगा तो सबको समय बता देगा। जब 400 पार आएगा तो सबको समय बता देगा। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कहा 4 जून का इंतज़ार है, जब तस्वीर साफ होगी। बहरहाल मुद्दे कई सारे हैं जिस पर लोग बात कर रहे हैं और लोगों की जो लखनऊ के लोग हैं उनकी पैनी नज़र पक्ष विपक्ष दोनों पर है। और इनके हिसाब से जो अभी सत्ता में सरकार है वो अपने हर मुद्दे पर काम कर रही है, जनता की नब्ज़ टटोल रही है। वहीं सर विपक्ष कहाँ पर फेल हो रहा है? बता नहीं सकते ऐसा कुछ। मैम, विपक्ष देखिए सही चीज़ प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने कहा धर्म और भयमुक्त, इसको लेके आप 47 तक नहीं चल सकते हैं। अगर युवा पीढ़ी से आप पूछें तो 47 के लिए आपको शिक्षा और बेरोजगारी के लिए मेन ध्यान देना पड़ेगा। आप इस मुद्दे को लेके कि हम खाली राम मंदिर का लेके चलेंगे तो सन 47 तक आप जीत नहीं सकते। अगर 400 सीटों में से जो सीटें कम आएंगी तो ये आप अपना माइनस काउंट कर लीजिए कि आपने सिर्फ धर्म के नाम पे ही राजनीति की है। अगर आपने कहा कि भय मुक्त में, तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसको लेके हम आगे नए युवा पीढ़ी नहीं चल सकते हैं। तो आपने एक इशारा दिया कि कुछ 400 से कुछ कम हो सकता है, तो जो कम वाला है वो कहाँ पे लग रहा है? ये कम देखिए सबके अंदर दिल से निकलेगा या फिर जो अप्रिशिएट करने वाली सीटें नहीं कह सकते कहीं से कहाँ से कम निकलेंगी। ये तो देखिए विपक्ष भी जान रहा है कि हम थोड़ा कमजोर हैं। साइकिल स्लो चल रही है, हाथ उनको पीछे से पकड़े हुए धक्का लगा, हाथी की तो बात ही नहीं की। वो तो काउंटेबल नहीं है मैम। उनका तो देखिए मुद्दा ही नहीं रह गया कि आप विपक्ष में कहीं पे खड़े होने के लायक हैं।
दीदी को कुछ अभी ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे मुद्दा है और कहाँ पे वो है, वो सबसे अलग खड़ी हुई हैं। तो ये तो राजनीति का है कि वो कहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, ये है। अच्छा, जब चुनावी बुल बच चुका है और सारे बड़े नेता नज़र आ रहे हैं, वहीं विपक्ष के अभी जो बड़े चेहरे हैं वो मैदान में उतरे हुए नहीं दिख रहे हैं, तो अगर तैयारी की बात करें तो कहाँ पर आंक रहे हैं, किस पार्टी पर? देखिए, सब जगह दिख रहे हैं। अभी इनकी पूरी ज्वाइंट भी एक रैली होने वाली है जिसका अभी से भी नाम आ रहा है, जिसमें राहुल जी और इनका अखिलेश जी का आ रहा है नाम की सबसे बड़ी रैली करने वाले हैं। तो इसी तरह आप जिनके जहाँ पे इनका स्टेट है उस जगह अगर आप देखेंगे तो उनकी रैलियाँ तैयारी हैं जो अभी आगे आपको दिखेंगी। टिकट वितरण में इतना कन्फ्यूज़न क्यों रहा? टिकट वितरण, देखिए, आदमी एक व्यू चलता है मोदी जी के नाम पे, लेकिन अब जो दूसरा आदमी कैंडिडेट उतारना है वो तो थोड़ा सा है कि भाई फाइट किससे हो, कितने वोट मिलें, तो थोड़ा सा है तो ये कि प्रॉब्लम कि आदमी खाली एक मोदी जी को दे के वोट डालेगा और विपक्ष में आदमी अगर मजबूत ना उतारा तो फिर फाइट कैसे हो पाएगी। हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब बीजेपी की तरफ से बार बार 400 पार का नारा लगाया जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बार बोला जाता है कि तीसरी बार मोदी सरकार और आंकड़ा होगा 400 पार, तो बीजेपी को आरएलडी के सहयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैम देखिए, बीजेपी हर वर्ग को साथ लेके चल रही है। अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, सबको लेके चल रही है कि भाजपा का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बूथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सबसे मजबूत पार्टी है। कांग्रेस को आप जाके देखिए, सर्वे करिए, देखिए ग्राउंड लेवल कांग्रेस मौजूद ही नहीं है यहाँ पर जो है। सपा का गठबंधन भी ठीक है लेकिन उसका भी हवा ही, नीचे गठबंधन है। तो कहीं आपको विकल्प की कमी नज़र आ रही है या जो विपक्ष की जिम्मेदारी हो रही है वहाँ पर कहीं पे कमी नज़र आ रही है? मैम विकल्प भी नहीं है। जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोग के पास विकल्प नहीं है। हम एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम लोग के लिए प्रायोरिटी देखिए, मतलब कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, मगर बेसिकली जो है हम लोग के पास कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा आज की तारीख में। कि आप अगर अखिलेश को देते हैं, साइकिल भी देते हैं, तो अखिलेश तो प्रधानमंत्री बन नहीं जाएंगे देश के, तो हम लोग क्यों अपना वोट खराब करें? सपा कार्यकर्ता तो बैनर पोस्टर लगा चुके हैं भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। अब मैम वो तो अब हर कोई लगाया हुआ है, उसमें तो अब बसपा भी कह रही है और सब सारी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन सच्चाई से सब लोग वाकिफ़ हैं कि किसका कितना कौन कितने पानी में है। विश्व में जो भाजपा कहती है कि विश्व में भारत का डंका बजा है, तो बजा है कि नहीं? मैम निश्चित बजा है। आप देखिए आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ माननीय मोदी जी जाकर जो है प्रचार करते हैं, चीज़ें करते हैं। अभी इजराइल वाला मसला था तो मैम निश्चित बजा है। अभी देखिए इतना बड़ा अबू धाबी में मंदिर बना है, जो है स्वामी नारायण भगवान का मंदिर बना है, तो निश्चित तौर पर मैम विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। ये अपनी विदेश नीति है, माननीय जयशंकर जी जो अपने विदेश मंत्री हैं, जो सबका योगदान है, एक अच्छी पूरी टीम है अपने पास जो पूरा कर रही थी। और कौन सा वर्ग है जो अभी अछूता है और आपको लगता है कि सरकार उन पर फोकस करे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था और जो कानून जिस तरीके से है, जैसे आज की तारीख में हमारे जो न्यायालय हैं, जो वहाँ पे व्यवस्था लागू है वो बहुत ही दिक्कत में है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब कानून का न्याय पाने के लिए बहुत बड़ी कतार है। तो मुझे ये लगता है कि न्याय व्यवस्था को और अच्छा उजागर करना चाहिए और अच्छी तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और अच्छी तरीके से। अब जैसे बाहर का आप यूनाइटेड किंगडम का कानून व्यवस्था देख लीजिए, तो वहाँ पर क्या है कि आदमी को जाना नहीं है, आदमी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपीयर होकर अपनी चीज़ों को, अपने मुद्दों को रख सकता है। वो चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे लागू हो रही हैं और न्याय प्रक्रिया को थोड़ा सा उजागर करना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो है एक कहते हैं विकसित देश के लिए एक बैकबोन है। अगर न्याय प्रक्रिया नहीं होगी अच्छी तो विकसित देश नहीं हो सकता। आप कितनी अभी पैसा इकट्ठा कर लिए, लेकिन अगर उस पैसा इकट्ठा करने के लिए आपके पास एक फॉर्मेट नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, न्याय प्रक्रिया नहीं है कि आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप विकसित देश बन पाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें विपक्ष ने गलतियां करी हैं और भाजपा जो भी कर रही वो भी थोड़ी बहुत गलतियां कर रही हैं, तो हर आदमी दूसरे की गलती को सूझ के और अपनी सरकार बनाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि राहुल गांधी भी का ये सीखने का समय है कि क्या क्या गलतियां उनने की हैं और वो इस वक्त की चीज़ों को देख कर सीखें और समय आएगा, बदलेगा, चीज़ें बदलती हैं
ऐसा नहीं है। इस वक्त मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को, पॉलिसीज़ को ला रहे हैं। और जैसा भाई साहब ने बोला कि उनने किताब की तरीके से भारत की जनता को पढ़ लिया है, तो मैं ये मानता हूँ भाई साहब का बहुत ही सही कहना है कि किताब की तरीके से यहाँ की जो बेसिक नीड है, जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको रीड कर लिया गया है और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाया जा रहा है और हिट किया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अब की बार 400 बार इस नारे को नकारा नहीं जा सकता, पार हो सकता है। तो भाई साहब ने कहा है कि अब की बार 400 पार के नारे को नकारा नहीं जा सकता। और इन्होंने एक और बात की है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, अभी उनको सीखने की ज़रूरत है और सीखने के बाद वो फिर आए। तो भाई साहब, आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे। तो जैसे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी सीखें, तो अभी सीखने का समय कितना चलता रहेगा? सीखने का समय ज़िंदगी भर रहता है। ये कोई ऐसा समय नहीं है कि आप किस टाइम सीखें। आप रोज़ नए से नई चीज़ें सीखते रहते हैं और ज़िंदगी भर आप सीखते ही रहेंगे। अभी समय है उनके पास, युवा हैं जब तक, तो सीखेंगे ही। अभी थोड़ा सा जब मैच्योरिटी में आएंगे, उनको लगता है कि जब हम मैच्योर हो रहे हैं, वो बोलेंगे कि अब मैं हर चीज़ समझने लगा हूँ, तो वो भी तरक्की करेंगे। तरक्की करके कुछ ना कुछ सीटें और जोड़ लेंगे अपने साथ, कुछ स्टेट्स को जोड़ सकते हैं। पर अभी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इस टाइम राम मंदिर, राम लहर जो चल रही है, उस भगवा लहर में सब बिल्कुल ढह जाएंगे। सारा भगवा में होने वाला है, कोई भी किला बचेगा नहीं, सारा भगवा में होगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है 400 पार, ये 101% होना है। आपका सेम यही कहना है कि 400 पार और आना ही आना है। मोदी योगी जिंदाबाद। भाई साहब, आप मेरा तो वही जो पहले कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी, चिकित्सा, ये सब जो है हम लोगों को सही ढंग से मिले, हम भाजपा की जो है 400 पार की बात सही मान लेंगे। विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे आप लोग कि नहीं? विपक्ष के लिए अब यहाँ तो लखनऊ में तो विपक्ष का कोई चर्चा है नहीं। विपक्ष के लिए अब यहाँ तो लखनऊ में तो विपक्ष का कोई चर्चा है नहीं। लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे भाई अब वहाँ तो कैंडिडेट तो सपा ने भी उतारा है, बसपा ने भी उतारा है, लेकिन राजनाथ से बढ़िया कोई आदमी है नहीं। भाई साहब, आपने कहा कि मोदी जी ने पूरी नब्ज टटोल ली है, भारत की किताब को पढ़ लिया है। ऐसे ही हमें लगता है कि आप लखनऊ के एक जानकार, बहुत बड़े जानकार हैं। तो लखनऊ का, अगर स्पेसिफिक लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ के कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव पे असर डालने वाले हैं? लखनऊ के जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, चिकित्सा और भयमुक्त वाला, ये इसके ऊपर योगी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी बहुत अच्छे से कोरोना काल में भी हर एक व्यक्ति का सहयोग किया था। योगी जी ने एक एक नज़र रख के एक एक आइटम कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मदद पहुंचाई थी। मुद्दे तमाम हैं और परिणाम 4 जून को नज़र आएगा और तब देखना होगा कि ये जो सब कहा जा रहा है वो किसके पक्ष में जाएगा और किसके खाते में क्या हासिल होगा। बहरहाल लखनऊ में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाय के स्टॉल की भी कमी नहीं है। अगले स्टॉल पर हम फिर मिलेंगे।